वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ जी बड़े मशहूर और मारूफ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर अली हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, डेंटल सर्जन हैं, इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? मैं ठीक हूँ। और आज मैं इस सेगमेंट का आगाज़ ना एक कहानी से, जो सच्ची कहानी है। वैसे तो प्रोग्राम का आगाज़ कहानी से शुरू करते हैं, इस बार ये सेगमेंट का आगाज़ भी, क्योंकि डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात यहाँ पर होती रहती थी। एक दिन वन फाइन डे, और बल्कि उससे पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी यहीं पर, जब आपने बताया था कि जेल में आप कैदियों को मैं जेल में जिस दौरान बंद था। हाँ, जेल में बंद थे, इस तरह से कि लोगों को ट्रीट कर रहे थे वहाँ जितने लोग होते हैं, और उसमें खासे मसरूफ थे। तो एक दिन मैंने इनको शाम में फ़ोन किया कि मेरे अकल दाढ़ में बहुत कुछ अरसे से प्रॉब्लम चल रही थी, और वो जब मैं एक डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बहुत सारे मुझे इंजेक्शंस लगाए, सब कुछ किया, लेकिन जब वो उसे पुल आउट करने की कोशिश करें, जब वो ना हो, जब करें जब वो ना हो, आखिर इस नहज पे पहुंच गए कि उन्होंने कहा कि आपको जनरल एनेस्थीसिया देके बेहोश करके हम ये निकालेंगे। अब मेरा दिल तो बड़ा ख़राब हुआ, बहुत ही मैं तो डीमोरलाइज हो गई। उस डीमोरलाइज फीलिंग में मैंने इनको फ़ोन किया और मैंने इनसे कहा कि ये हो गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं हो जाएगा, कोई नहीं। मैंने कहा नहीं, इतनी बार उन्होंने सुन किया, नहीं हो रहा, आ जाएं आ जाएं। खैर, जब मैं बड़ा बिल्कुल रोने ही वाली थी जब मैं इनके पास गई थी। बाकी के एक्सप्रेशन तो ये बता सकते हैं कि मैं कैसी रोने जैसी हुई हुई थी जब मैं आपके पास आई। इन्होंने मुझे सारा कुछ इसके बारे में ब्रीफ किया, ये है वो है, ऐसे हो सकता है, 5 से 25 मिनट लग सकते हैं इसको निकलने में, यूं सब कुछ। मगर यकीन करें, एक इंजेक्शन इन्होंने लगाया, 5 मिनट के अंदर इन्होंने वो अकलदार निकाली, और निकालने के बाद जो इन्होंने एकदम हीरो लुक दिया है कि देखें हो गया। वो मेरे लिए, मतलब अभी तो मैं इतने मज़े में आपको बता रही हूँ, मगर जब आपको तकलीफ होती है या परेशानी होती है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा होता, तो आप बहुत परेशान होते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया डॉक्टर साहब के साथ कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो अकलदार निकाल दी, जिसके लिए मुझे कहा जा रहा था कि बेहोश करके निकालेंगे क्योंकि नहीं हो पा रही। और उसके बाद भी उसमें ड्राई सॉकेट हुई, और उस पर भी आपकी एक रिसर्च भी है, जो आप अपनी कोई बनाई हुई दवा लगाते हैं और वो सही हो जाता है। अल्लाह शिफा देने वाला है। थैंक यू नुसरत। और इसमें ये होता है कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपने कहा कि वो सुन नहीं हो रहा था। देखें, वो जो जब नीचे की दाढ़ों को निकाला जाता है ना, पीछे की तरफ दाढ़ों, तो एक एनेस्थीसिया की टेक्निक होती है जिसको इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक कहते हैं। वो थोड़ी सी टेक्निक सेंसिटिव होती है, स्किल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा मतलब उसमें वही डेंटिस्ट उसे कर सकते हैं जिनको प्रॉपर टेक्निक पता हो। दूसरा, अगर वो इधर की उधर चले जाए तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी हैं, यानी कि नर्व अगर गलत हिट हो जाए तो फिर उसको वो पैल्सी वगैरह के चांस भी होता है, जो कि टेम्प्रेरी होता है। दूसरा ये कि कभी कभार कुछ लोगों में वो हड्डी जहाँ पर वो हिट करना होता है वो मिलती नहीं है, तो ऐसा नहीं है, हम भी कभी कभार फेस करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सुन होना ना होना ये भी एक समझ लें कि एक यू वर अनफॉर्चुनेट कि वहाँ पर सुन नहीं हो सका। सेकंड, जब आप आई तो आप ऑलरेडी एंजाइटी में थी। हाँ। तो जो भी एक्सपीरियंस्ड क्लिनिशियन होता है उसको सबसे पहला टारगेट ये होता है कि काम तो बाद में होता रहेगा, पहले पेशेंट की एंजाइटी और उस वक्त जो स्ट्रेस में है वो उसको कम कर दिया जाए। क्योंकि कुछ भी हो जाए, अच्छा प्रोसीजर तब तक नहीं हो सकता जब तक पेशेंट और डेंटिस्ट स्ट्रेस फ्री ना हो। जब वो एक माहौल बन जाता है ना, एक कंफर्टेबल माहौल, तब कोई भी प्रोसीजर, दुनिया का बड़े से बड़ा क्लिनिकल प्रोसीजर आसान हो जाता है। इसीलिए पता नहीं आपने मूवीज़ में देखा है, यानी हम जितने कॉम्प्लिकेटेड ओटी के केसेस होते हैं उसमें बड़ा म्यूजिक चल रहा होता है ऑपरेशन के अंदर, क्योंकि वो एक माहौल को देखा भी है मूवीज में और सुना भी है दोस्तों जी, ऑपरेशन ताकि वो जोक सुना रहे होते हैं एग्जैक्टली, ताकि वो रिलैक्स हो जाएं, ताकि वो माहौल इस तरीके से हो। क्योंकि द मोमेंट आप कनेक्ट हो जाते हैं ना उस स्ट्रेस के माहौल से, ना आप काम कर सकते हैं ना पेशेंट, और उसमें फिर वो पेशेंट का ये प्रॉब्लम होती है कि वो कॉर्टिसोन इंक्रीज होता है, एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोन स्ट्रेस में, और वो जब इंक्रीज होता है ना तो फिर एनेस्थीसिया की इफेक्टिवनेस भी कम होती जाती है। और फिर जो एक दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रेशर का एक पेन होता है, वो प्रेशर का पेन पेशेंट का बढ़ जाता है, उसका जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको प्रेशर का पेन भी ज़्यादा लगता है। तो मेरा टारगेट यही होता है कि जब पेशेंट आ जाए ओटी के अंदर या सर्जरी के अंदर, तो फिर हम उसको रिलैक्स पहले कर लें, काम फिर होता रहेगा फिर उसके बाद। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि हमने ये अकल दाढ़ की बात की है, या दाढ़ में दर्द कोई भी है आपकी, पहले मुझे याद है कि जब ये पुल आउट होता था तो उसके बाद कोई स्टिचेस लगाते थे, अब आपने तो कोई ऐसे स्टिचेस नहीं लगाए। अच्छा, उसकी भी वजह है। उसकी वजह यह है कि जब इनिशियली मैंने आपकी कंसल्टेशन की थी एंड आई वाज ट्राइंग टू
काउंसिल यू कि मैं आपको अकल दाढ़ की एक्सट्रैक्शन के लिए तैयार करूँ, तो उस दाना मैंने आपके माइंड इस तरीके से रेड किया था कि मैंने थोड़ी सी जब स्टिचेस की बात की थी, आप थोड़ा सा उस पर पीछे हटी थी। तो हमें ये चीज़ भी जख्म को देखते हुए और पेशेंट की साइकी को देखते हुए थोड़ा सा हमें यानी ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लोगों के लिए जानना चाहती हूँ कि स्टिचेस के बगैर भी हीलिंग हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है उस वक्त टिश्यू डैमेज कितना हुआ है। ठीक, अगर टिश्यू डैमेज बड़ा है और आपको लग रहा है कि ये वुंड जल्दी हील नहीं होगा, तो आप उसको बंद कर दें। ठीक है, जितना वो खुला रहेगा इतना क्लॉट बनने में मुश्किल होगी। वहाँ जो जितने भी साइटोकाइंस हैं और वो हीलिंग के जितने भी हमारे दोस्त जितने जमा होते हैं वहाँ पर हीलिंग कराने के लिए, वो बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होंगे। तो उनको इकट्ठा रखने के लिए, और फिर देखें आप, तो यह है कि फिर कुछ पेशेंट्स स्मोकिंग करते हैं, वेप करते हैं, फिर दूसरी जो है शीशा वगैरह की आदत होती है, तो फिर उसमें ये होता है कि वहाँ से जो निकोटीन होता है वो बीच में आके फंस जाता है दो वुंड के बीच में, तो ये पुल बन जाता है। जब पुल बनता है तो आपस में मिलते नहीं है। जब ये मिलते नहीं है तो फिर उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ड्राई सॉकेट। ड्राई सॉकेट, वो भी हो गई थी मुझे जी, जिसको एल्वियुलर ऑस्टियाइटिस कहते हैं हमारी जबान में। ड्राई सॉकेट आप लोगों के लिए। अब उसमें ये होता है कि सबसे जो पहला ड्राई सॉकेट के जो एक तो वो है कि अनस्किल्ड हाथ, यानी कि वो हाथ पेशेंट के मुंह में लग जाए जो कि स्किल्ड नहीं है। पेशेंट जैसे ही कोई स्किल्ड हाथ उसके मुंह में डेंटिस्ट रखता है ना, तो पेशेंट पता चल जाता है पेशेंट को कि ये हाथ मुझे ट्रीट सही कर लेगा। आई एम इन सेफ हैंड्स। एग्जैक्टली, स्पेशली जो डेंटिस्ट के पास लोग जाते रहते हैं, अनस्किल्ड हार्ट का फौरन से पता चल जाता है कि ये इतना उसने हाथ चला हुआ नहीं है। दूसरा ये कि इसके साथ साथ पेशेंट की अपनी कंप्लायंस टुवर्ड्स पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस, जो कि आपके केस में थोड़ी सी आपने इग्नोर की थी। इग्नोर इसलिए की थी, उसकी भी वजह है, उसमें भी मेरी गलती है। उसमें मेरी गलती है कि वो ऑन एयर तो इन्हीं की गलती होगी नहीं, ना, वो मेरी गलती इसलिए है क्योंकि मैंने एक्सट्रैक्शन बहुत जल्दी कर दी थी और आपको हर चीज स्मूथ लगी थी। आपने कहा कुछ नहीं होता, दांत निकल गया, फौरन से कोई हो गया, छड़ो बस, अब सारी चीजें ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल। तो जब घर जाके आपने कुलियां कम की, हाँ, ये होता है तो अब ये कुलियां जब कम हुई हैं और उसमें सॉल्ट कम डला है, और फिर वो जो मैं रिपीटिवली पेशेंट को कहता हूँ कि आपने 20 से 25 दफा, और ये चीज़ मेरी एक बड़ी अपने क्लिनिक में फेमस है कि आप इतनी कुलियां करें कि पड़ोसियों को पता चल जाए, आपको कोई फोन करे पूछे और क्या हो रहा है, तो आपने कहना कुलियां हो रही हैं। तो इतना आपने एंगेज रहना उसके साथ, बिकॉज आप वहाँ एंगेज रहेंगे तो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनता है, और जो हीलिंग के जो एजेस हैं वो जो वुंड के जो एजेस हैं वो जल्द से जल्द हील होते जाते हैं। चलिए जी, ये तो हमारी कहानी हुई थी, लेकिन इम्प्लांट्स के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगी, और आपके अगर कोई सवालात हैं तो आप भी डॉक्टर साहब से कर सकते हैं, बल्कि डॉक्टर साहब तो अमेरिका जा रहे हैं फर्दर इम्प्लांट्स के हवाले से ही मज़ीद स्टडी करने, तो हम ये तमाम डिस्कशन करेंगे, गुफ्तगू करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, और डॉक्टर अली हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। एक सवाल भी हमारे पास हुमैरा का है और एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। और कॉलर बेचारे वेट कर करके चले गए। अब आप कॉल करेंगे तो हम फौरन आपका सवाल ले लेंगे जी। सो हुमैरा ने आपसे क्या सवाल किया था? ये मेकअप रूम ना मेरे लिए है ठीक नहीं है, इसमें बाहर लिखवाना चाहिए फ्री कंसल्टेशन। तो एक और कॉलर है, अब आपको फास्ट पेस करना होगा, सबके जवाब जल्दी जल्दी देने होंगे। कॉलर लेते हैं, उसके बाद एक साथ जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं एहसन बात करता। मैं ये जानना चाह रहा था 3 बातें। एक तो ये कि जो अपना टूथब्रश के हवाले से, कि टूथब्रश जो हम इस्तेमाल करते हैं वो अपना सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट होता है। दूसरे ये कि जो हमारे यहाँ टूथपिक का खिलाल जिसको कहते हैं दांतों में इस्तेमाल करने के लिए, लोग बहुत रिवाज हो गया, होटल रेस्टोरेंट कहीं जाएं, छोटे बड़े घरों में हर कोई दांत के अंदर फिलहाल कर रहा होता है, उससे जो खला पैदा हो जाता है, उसमें जो मसाइल होते हैं, उसके अल्टरनेट या उसका क्या ट्रीटमेंट होती है। तीसरी बात ये मैं जानना चाहता हूँ, ये अजीब सी बात है कि गुस्से में लोग जो दांत पीसते हैं मुसलसल, इसके जाके भी क्या असरात पड़ते हैं, इससे क्या होते हैं भाई? इसका भी सुनने में आया, ये बहुत ज्यादा असरात हो जाते हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे। बिल्कुल सही है हसन साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा, हुमैरा ने क्या सवाल किया था मेकअप रूम में आपसे? हुमैरा ने सवाल ये किया था कि मेरे दांत के बिल्कुल साथ में जो मसूड़ा है उसमें से एक बॉयल बनता है, बस बनता है, और वो निकलता रहता है, और बाकायदा उसका चिल्ला होता है हर 3 महीने में, 3 महीने में निकलता है, और ये दबाती हैं और निकाल देती हैं, डेंटिस्ट के पास नहीं जाती। हमारे दांत के अंदर कोई सुराख नहीं है, वो बंद है, मसूड़ा भी बंद है। जब कोई भी चीज़ इन्फेक्टेड होगी तो पस को निकलने के लिए जो जगह मिलेगी, आसान जरिया, वो गम्स के थ्रू है। ठीक है। उसका हल ये है कि उस दांत का एक्सरे करवाएं,
चेक करें कि हड्डी कितनी गल चुकी है, क्योंकि ये तकरीबन आप समझ लें कि क्रॉनिक हो चुका है केस ना। तो अगर ज़्यादा हड्डी गल गई है और फ्रकेशन एरिया एक्सपोज हो गया तो दांत निकलेगा। अगर ये इसकी हड्डी अभी है, साबुत है, और अगर अभी लीजन इतना डीप नहीं गया है तो रूट केनाल और क्राउन इस दांत का होगा। डरे नहीं भाई, फेस करें, फेस करेंगे तो मसला हल होगा, वरना ब्रशिंग पे आते हैं तो ब्रशिंग यह है कि हर 3 महीने में ब्रश चेंज करना है। हर 3 महीने में ब्रश चेंज आप अपनी आदत के हिसाब से अपना टूथब्रश तय करेंगे कि आपने सॉफ्ट यूज़ करना है, मीडियम या फिर हार्ड। तीसरे पे आते हैं कि उन्होंने कहा कि दांत आपस में जो ग्राइंडिंग होती है, ग्राइंडिंग जिसकी कंप्लेंट मोस्टली पार्टनर्स आगे करते हैं कि रात को चबाने की आवाज़ें आ रही होती हैं, उसको नॉक्टर्नल ग्राइंडिंग कहते हैं। ये स्ट्रेस रिलेटेड एक चीज़ होती है। साथ में कभी कभार इनवॉलंटरी पेशेंट आपस में दांत मारता है, दिन में भी करते हैं लोग एक दूसरे को देख के। इसका बीपी, जिनको बीपी हाइपरटेंशन का जिनको मसला होता है, तो उसमें जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो ये है तो पेशेंट को नाइट गार्ड दे दिया जाए ताकि आपस में जो दांत टूटने की जो कंप्लेन है, जो ऊपर से दांत एट्रीजन की इसकी कंप्लेन जो होती है वो ख़त्म हो जाए। दूसरा जो गुस्सा जो दांत पे और मसूड़ों पे निकाला जाता है उसको ये एब्रेशन कहते हैं। तो उसका टेक्निक है कि थोड़ा सा आपने एक तो सॉफ्ट ब्रश करना है ताकि जो इनवॉलेंट्री आप जो कर रहे हैं वो ना हो या सबकॉन्शियसली, और दूसरा ये कि एक सॉफ्ट जेंटल प्रेशर देना है मसूड़ों और दांतों के ऊपर। गुस्सा काम पे निकालना, मैं हमेशा ये कहता हूँ। या फिर आप जाके एक्सरसाइज करें, अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर एड्रेनलिन अंदर जमा है तो वहाँ जाके निकालें सारा। दांतों पे मसूड़ों पे नहीं निकालना, ये बहुत बुरा असरात होते हैं और दांत घिस जाते हैं। ठीक है, उन्होंने टूथपिक की भी बात की थी। टूथपिक का सिमिलरली देखें, टूथपिक का ये है कि जो हम रेस्टोरेंट्स में और ये सारा ओरल हेल्थ प्रोमोटिंग नहीं है। आपने इसकी जगह अपने साथ डेंटल किट रखनी है जिसमें एक फ्लॉस होगा, और फ्लॉस को यूज़ करना है दांतों के कॉन्टेक्ट्स के बीच में ताकि वो जो खला है वो ज़्यादा बड़ी ना बने। खला बनेगी तो फिर गोश्त फंसना शुरू होता है, और गोश्त फंसने के बाद पॉकेटिंग होती है और फिर मसूड़ों की कंप्लेन होनी शुरू। सही है, तो ये इससे इज्तनाब करें। मेरे ख्याल में डेंटल फ्लॉस आप पहले भी कहते हैं कि ये डेंटल फ्लॉस यूज़ करना चाहिए। वो आजकल तो लोगों ने वो कॉइल भी यूज़ करना शुरू कर दिया, मेडिसिन के जो पत्ता नहीं होता, अच्छा वो निकाल के तो या फिर कोई पौधों से वो निकाल दिया, तो पता नहीं क्या क्या अल्टरनेटिव क्या क्या यूज़ कर लेते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अदनान साहब। जी अदनान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है। ये पूछना ये था डॉक्टर साहब से कि ये जो ये एक्चुअली टीवी भी जो साथ साथ अपनी आवाज़ बाद में सुनिएगा ना, टीवी तो बंद कर लेते आप, टीवी से दूर हो जाए आप। जी फरमाइए। टीवी बंद कर दिया मैंने। मैं ये पूछ रहा था कि बच्चों को जो कीड़ा लग जाता है दांतों में, तो उसके लिए क्या कौन सी पेस्ट बेहतर है? ठीक है, ओके ऑन एयर बताते हैं जी। ठीक है। एक तो बच्चों को जो कीड़ा लग जाता है वो लगता नहीं है, हम लगवाते हैं। नंबर 1, उनकी हैबिट्स ऐसी होती हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी में खाना देते हैं। ऊपर एक नर्सिंग बॉटल कंडीशन है जिसमें हम दूध बच्चों को पिला के रात को, ताकि हम रील्स देखते रहें और बच्चे जो है ना वो दूध की बॉटल उसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल के हम बच्चे को देना शुरू कर देते हैं, या कोई भी मीठी ऐसी चीज़। होता यह है कि फिर वो रात भर मीठा दांतों पे काम करता है और कैविटीज लगना शुरू हो जाती हैं और सामने के सारे दांत खराब हो जाते हैं। माँ आके डेंटिस्ट को कहती है ये पता नहीं अचानक से क्या हो गया। तो दिस इज़ अ प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस, जो कि ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अब इसका हल ये है कि एक तो मीठे से परहेज, देना है मीठा तो एक साथ देते हैं, आपने पीरियड्स में नहीं देना। ठीक है, ठीक है, ये मीठे से परहेज करना है। और बाकी वो उसके लिए पेस्ट पूछ रहे थे। पेस्ट मैं को ब्रांड का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन यह है कि सबसे पहले तो आपने मलमल का जो कपड़ा होता है छोटे बच्चों के, बिल्कुल छोटे बच्चों के, वो यूज़ करना है। उसके बाद एक बच्चों का टॉडलर्स का टूथब्रश आता है, वो यूज़ करना है। फिर सॉफ्ट ब्रश की तरफ जाना है, और अगर ब्रश करने वाले बच्चे हैं तो फिर आप उन्हें सॉफ्ट ब्रश देते हैं और उन्हें टेक्निक सिखाएं और मेक श्योर करें कि मॉनिटर करें कि उनकी टेक्निक ठीक हो। फिर वो ये तो ना कर रहे हो कि वो मसूड़ों को दांत। अब कल अम्मी एक बच्चे को मेरे पास लेकर आई थी, उसके मसूड़े सारे रिसीड हो गए थे। 12 साल में पहली दफ़ा उस बच्चे ने डेंटिस्ट को देखा था। तो यू कैन इमेजिन कि अगर आप 12 साल में पहली डेंटल विजिट कर रहे हैं और बच्ची की टेक्निक मसूड़ों की सफाई की ठीक नहीं है, तो फिर मसूड़ों का क्या हाल होगा। तो आपने रेगुलर 1 साल में 1 दफ़ा डेंटिस्ट के पास लेके जाना ताकि वो पॉइंट आउट करे कि ये ब्रशिंग ठीक हो रही। हमारे पास तो रिसर्च थी कि अमेरिका में लोग नहीं जा रहे 1 साल में डेंटिस्ट के पास। नहीं देखिए, एटीट्यूड तो कहीं भी हो सकता है ना। अब वो रीजन वाइज होता है कि अगर आप अमेरिका में सारे स्टेट्स में ऐसा नहीं, वो डेवलप कंट्री है और कोई मसले उनके हैं नहीं, चलो ये तो करते होंगे। लेकिन महंगा तो है, कुछ लोगों की इंश्योरेंस नहीं होती। ठीक है, अब लोग ये समझते हैं कि डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो फिर आपने पॉकेट भर वहाँ बहुत महंगा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जितना आप इग्नोर करेंगी इतनी चीज़ें। फिर मैं इम्प्लांट्स का हम डिस्कस कर रहे थे, जब हम
फिलिंग नहीं करवाते तो फिर रूट कनाल पे जाता है, रूट कनाल नहीं करवाते तो फिर वो दान निकालना पड़ता है, दान निकालना पड़ता है तो फिर अल्टीमेटली किस चीज़ की नीड होती है? इम्प्लांट की। और फिर इम्प्लांट इस दौर में आप समझ लें कि 1,00,000-1,50,000 का मिनिमम एक इम्प्लांट लगता है, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल से रीजन से करवा दें तो ये फिर एक्सपेंसिव होता जाता है। तो इग्नोरेंस डेंटिस्ट्री में बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत तो ज़्यादा। इसको मुख्तसरन आपको कंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि वक्त हमारे पास कम था। इम्प्लांट्स के हवाले से कोई मशवरा देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं तो देखें, आजकल के दौर में हम ब्रिज को प्रमोट नहीं करते क्योंकि ओरिजिनल दांत को काटना अनएथिकल समझा जाता है। और जितना डेंटिस्ट्री एडवांस होती जा रही है, स्पेशली जब हम मिडिल ईस्ट को और फिर हम वेस्ट को जब हम देखना शुरू करते हैं तो वहाँ जो इट्स कम्प्लीटली अनएथिकल कि हम एक साबुत दांत को काट रहे हैं, तो उससे बेहतर ऑप्शन ये होता है कि हम इम्प्लांट यूज़ करें। एक वो समझ लें कि एक बिल्कुल एक नेचुरल एक रेप्लिका है, जैसे हमारी रूट होती है इसी तरीके से। और इस्लामिक तौर पे भी अगर आपको मैं कहूँ कि खुदा ने जैसे कहा है कि मैं उसी रूप में आपको उठाऊंगा जिस रूप में मैंने आपको दिया, तो उसकी रूट होती है, बाकायदा उसका क्राउन होता है, उसके आसपास हड्डी इंटीग्रेट करती है। तो ये वो चीज़ है जिससे आप अच्छी तरीके से खा भी सकते हैं, आपका नेचुरल दांत भी प्रिजर्व रहता है। इट्स लाइक अ नेचुरल टूथ, कंप्लीटली नेचुरल टूथ, टाइटेनियम का बायोकम्पैटिबल चीज़ होती है, ना कोई इसका नुकसान है। ठीक है, तो वक्त के साथ जो आपके मसूड़े शायद अगर देखें फिर उसका ये है कि एहतियात तो फिर आपने करनी है, उसका मेंटेनेंस तो डेफिनेटली वो नेचुरल दांत से ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता है। लेकिन अगर आप उसको ब्रिज से कंपेयर करते हैं, क्योंकि ब्रिज में तो सिर्फ ऊपर का क्राउन का हिस्सा होता है ना, इम्प्लांट में पूरी रूट होती है अंदर, उसके ऊपर क्राउन होता है। तो अगर आप चबाना चाहते हैं, मुंह में कोई हैसल या कोई हैसल नहीं होता। एग्जैक्टली द सेम एज मैंने कुछ पेशेंट्स को रूट कैनाल की है, क्राउन लगाया, कुछ पेशेंट्स को मैंने इम्प्लांट की तरफ लेके गया और मैंने पेशेंट से पूछा है कि आपको ज़्यादा नेचुरल, ज़्यादा स्ट्रेंथ चबाने में, ज़्यादा स्ट्रेंथ, कंपल्साइल स्ट्रेंथ, सारी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहाँ? तो वो कहता है कि इम्प्लांट वाला दांत ज़्यादा मजबूत होता है। मगर शर्त ये है कि आपने ये नहीं करना कि उसकी सफाई कॉम्प्रोमाइज़ करनी है कि वो एक आर्टिफिशियल चीज़ लग गई तो अब उसकी नहीं, उसकी सफाई का ज़्यादा ख्याल रखना है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल, ताकि वो वहाँ पर मसूड़े में पॉकेटिंग ना बने, फिर वो पेरी इम्प्लांटाइटिस और फिर वो दूसरी कंडीशंस ख़राब हो सकती है। लेकिन उसका नुकसान सिर्फ यही होता है इम्प्लांट का कि अगर खुदा ना खास तक सफाई का ख्याल नहीं रखा तो कुछ 6-7 साल बाद वहाँ पर खाना पसना शुरू होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लांट बाहर आ जाता है। तो आपने सफाई का ख्याल तो रखना ही है। ठीक है, सो विद दैट एक तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप हार्वर्ड जा रहे हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है, हार्वर्ड जाना इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। और वहाँ से मज़ीद आप पढ़ कर आएँ, मज़ीद नॉलेज लेकर आएँ और यहाँ पर सर्व करें। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और बाकी भी हमारे जो मसाइल हैं आपसे हम शेयर करते रहेंगे दांतों के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर प्रेजेंस। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमें ज्वाइन करते हैं। फीडबैक से हमें आगाह करते रहिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, अपनी और एडवाइसेस जो हैं वो भी हम तक पहुँचाइए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।